रुद्रांश एक योद्धा एपिसोड 19 काले चीते का हमला। पिछले भाग में आचार्य भीष्म ने रुद्रांश, राजकुमारी, ध्रुव और मयंक को अपने कार्यालय में बुलाकर शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता के बारे में बताया और फिर उनको कुछ सलाह दी। अब आगे राजकुमारी को विदा करने के बाद दोनों ध्रुव और रुद्रांश अपने अपने घर की तरफ चल दिए। रास्ते में ध्रुव ने रुद्रांश की तरफ देखकर पूछा, वैसे रुद्रांश भाई, आचार्य भीष्म ने तो बताया कि हम तीसरे स्तर की युद्ध तकनीक को तब तक नहीं सीख सकते जब तक हम मूलाधार चक्रीय योद्धा नहीं बन जाते। तो फिर हमने जो युद्ध तकनीकें सीखी थी वह भी तो तीसरे स्तर की युद्ध तकनीकें हैं, तो फिर हमने वह सब कैसे सीख लिया? जिस पर रुद्रांश बोला, ये बात तो मैं भी सोच रहा हूँ। मेरी बात अलग है क्योंकि मेरा शरीर मेरे रक्त की वजह से पहले से ही मजबूत है। पर तुम्हारा शरीर उस युद्ध तकनीक को कैसे सहन कर पा रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता। शायद ये हो सकता है कि तुम्हारे शरीर में कुछ विशेष गुण हो या फिर तुम्हारे शरीर को पहले से ताकतवर बनाने के लिए कोई औषधि का प्रयोग किया गया हो। ध्रुव ने जब रुद्रांश की बातें सुनी तो वह भी सोच में पड़ गया, पर उसने फिर इस बात को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद दोनों रुद्रांश और ध्रुव अपने अपने घर लौट गए। एक महीने बाद रुद्रांश और ध्रुव दोनों गुरुकुल के पास ही में स्थित एक जंगल में युद्ध तकनीक का अभ्यास कर रहे थे। जहां पर ध्रुव अपनी युद्ध तकनीक का अभ्यास कर रहा था, वहां कुछ ही दूरी पर रुद्रांश एक पत्थर के ऊपर बैठकर साधना कर रहा था। वह अपनी आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। उसके चारों तरफ कुदरती ऊर्जा उसके शरीर के अंदर समा रहा था। इस एक महीने में रुद्रांश ने अपने युद्ध तकनीक को बहुत ही अच्छी तरह से सीख लिया था। इतने दिनों में रुद्रांश ने अपनी बुनियादी युद्ध तकनीकें, जो कि पहले और दूसरे स्तर की युद्ध तकनीकें थी, उनका पूरी तरह से अभ्यास कर लिया था। साथ ही साथ उसने नेत्र सम्राट की समाधि से मिली उस तकनीक का भी अभ्यास कर लिया था। जहां तक रही आग का बवंडर युद्ध तकनीक का, तो वह रुद्रांश ने फिलहाल के लिए अभ्यास शुरू नहीं किया था। वह सभी युद्ध तकनीक को तो सीख गया था, पर परेशानी ये थी कि रुद्रांश के शरीर में अन्य योद्धाओं की तरह जल्दी से युद्ध स्तर नहीं बढ़ पा रहा था। इसकी वजह से रुद्रांश जब कभी भी अपने अभ्यास से समय मिलता तो साधना करने बैठ जाता था। इस एक महीने में तो रुद्रांश ने ध्रुव से भी ज्यादा समय तक अभ्यास किया था। लेकिन तभी भी रुद्रांश का युद्ध स्तर केवल 15 से 17% ही वृद्धि हो पाया, जबकि ध्रुव का युद्ध स्तर 30% से बढ़ गया था, जिसकी वजह से अब ध्रुव 8वें पड़ाव का योद्धा बन चुका था, जबकि रुद्रांश अभी तक 7वें स्तर में ही था। अभी ध्रुव और रुद्रांश अभ्यास कर ही रहे थे कि तभी पास ही में से किसी जानवर के गुर्राने की आवाज सुनाई दिया। जब रुद्रांश और ध्रुव ने किसी जानवर के गुर्राने की आवाज सुनी तो उनका ध्यान भी उसी तरफ चला गया। जब उन दोनों ने किसी जानवर की गुर्राने की आवाज सुनी तो वे दोनों जिज्ञासा बस उसी तरफ जाने लगे। कुछ ही दूर तक चलने के बाद उनको दिखा कि योद्धाओं का एक समूह एक दूसरे स्तर के जानवर के साथ लड़ाई कर रहा था। रुद्रांश ने देखा कि ग्रुप की एक हट्टा कट्टा लड़का एक काले भेड़िए की तरफ अपना फरसा लेकर उसको करने के लिए जा रहा था कि तभी एक लड़की ने समूह से बाहर आते हुए उस लड़के को रोककर बोली, विभान भाई रुको, मुझे उससे लड़ने दो। जब रुद्रांश ने यह आवाज सुनी तब उसको यह आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। फिर जब उसने उस आवाज की तरफ देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने देखा कि एक खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की समूह से बाहर आते हुए उस लड़के जिसका नाम विभान था उसकी तरफ बढ़ने लगी। रुद्रांश उस लड़की को देखकर खुद से ही बोला, राजकुमारी, राजकुमारी यहाँ क्या कर रही है? और यह सब कौन है? रुद्रांश अभी यह सब सोच ही रहा था कि उसने देखा कि राजकुमारी के अलावा वहां पर और 5 लोग थे, जिनमें 2 लड़कियां थी और 3 लड़के थे। एक तो वही हट्टा कट्टा लड़का जो कि उस काले भेड़िए को मारने जा रहा था, और एक लड़का था जिसका शरीर तो सामान्य था पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। इसके बाद वहां पर एक और लड़का था जिसे रुद्रांश बहुत ही अच्छी तरह से पहचानता था, वह कोई और नहीं बल्कि मयंक था। इधर जब उस लड़के जिसका नाम विभान था उसने ये सुना कि राजकुमारी उसको पीछे हटने को कह रही है, तब उसने राजकुमारी की तरफ देखकर बोला, प्यारी बहना, तुम क्यों अपना हाथ गंदा करना चाहती हो? तुम बस देखो और मैं इस भेड़िए का खाल निकाल कर तुम्हारे लिए ले आऊंगा। दरअसल ये सभी लोग राजकुमारी के साथ शिकार करने के लिए आए हुए थे। ऐसे ही कई योद्धा जंगल में शिकार करने के लिए आते थे। कुछ लोग जानवरों की मूल्यवान वस्तुओं को बाजार में बेचकर पैसे कमाना चाहते थे, तो कुछ युद्ध तकनीक का अभ्यास करने के लिए शिकार करते थे। यहाँ पर राजकुमारी भी इन्हीं अपनी युद्ध अभ्यास के लिए आई थी।
जब उन्होंने एक पहले स्तर के उच्च शिखर पर पहुंचा हुआ भेड़िया को देखा तो सब उस भेड़िए को मारकर उसका खाल निकालना चाहते थे। दरअसल काले भेड़िए के खाल में एक विशेष क्षमता होती थी। इस भेड़िए की खाल को स्टोरेज बैग बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। जब राजकुमारी ने विभान की बात सुनी तब उन्होंने उससे कहा, विभान भाई, अगर आप ऐसे ही सभी जानवरों को मरते जाएंगे तो मैं अपना अभ्यास कैसे करूंगी? और आपको तो पता ही है मेरे पास सिर्फ 2 साल का समय है मजबूत बनने के लिए। 2 साल के बाद शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता होने वाले हैं और इसके लिए मुझे पूरी मेहनत से अपना स्तर बढ़ाना होगा। जब विभान ने राजकुमारी की बात सुनी तब उसने भी अपने सर खुजलाते हुए हंसकर राजकुमारी की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है मेरी बहन, तुम इस भेड़िए के साथ लड़ सकती हो, पर अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझे बता देना, मैं इस भेड़िए को मार दूंगा। दरअसल वह भेड़िया अब तक बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था, इसीलिए उसने राजकुमारी को उस भेड़िए के साथ लड़ने के लिए मान गया। इधर जब राजकुमारी ने विभान की बात सुनी तो वह खुश हो गई और फिर उसे भेड़िए के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ गई। इधर रुद्रांश भी उन्हें उनसे कुछ ही दूरी पर राजकुमारी का उस भेड़िए के साथ लड़ने के लिए जाता हुआ देख रहा था। जब राजकुमारी उस भेड़िए के पास पहुंची तब उस भेड़िए ने एक लंबी दहाड़ निकली और फिर अपने घावों को नजरअंदाज करते हुए राजकुमारी की तरफ लड़ने के इरादे से उठ खड़ा हुआ और गरजते हुए राजकुमारी की तरफ दौड़ने लगा। जब राजकुमारी ने देखा कि वह भेड़िया उनकी तरफ हमला करने के लिए आ रहा है, तब उन्होंने अपने पीठ पर से अपने धनुष को बाहर निकाला और फिर उसमें एक तिर चढ़ाया और उसे भेड़िया की तरफ छोड़ दिया। कुछ ही पलों में वह तीर एक सुनहरे तीर में बदल गया और बिजली की तरफ आगे बढ़ने लगा। जब उस भेड़िए ने उस तीर को अपनी तरफ आते हुए देखा तब उसने अपना मुंह खोलते हुए उस तीर को अपने दांतों से पकड़ लिया। जब यह नजारा राजकुमारी के साथ आए हुए बाकी सभी लोगों ने देखा तब उनमें से सबसे पहले विभान ने घबराते हुए बोला, यह क्या, शिवांगी का हमला तो असफल हो गया। जिस पर पास ही में खड़ी वह लड़की बोली, विभान भाई आपको क्या लगता है, राजकुमारी अभी हमला कर रही थी। जिस पर विभान असमंजस में उसे लड़की को देखते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहती हो श्रुतिका? जिस पर वह लड़की जिसका नाम श्रुतिका था उसने विभान की तरफ देखकर बोली, विभान भाई, दरअसल राजकुमारी तो उस भेड़िए की ताकत जांच रही थी। वह ये जानना चाहती थी कि उस भेड़िए में अब कितनी ताकत बची हुई है। जिसे सुनकर विभान थोड़ा अचरज में पड़ गया पर फिर उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और राजकुमारी की तरफ देखने लगा। इधर राजकुमारी ने जब देखा कि उसका हमला सफल हो गया है तब उन्होंने एक के बाद एक कई हमले करना शुरू कर दिया। वह इतनी तेजी से हमले कर रही थी कि कोई साधारण इंसान अगर उनके हमले के सामने होता तो अभी तक उसके शरीर के आर पार 10 से 20 तीर लग चुकी होती। पर यहाँ उस काले भेड़िया की गति बहुत तेज थी जिससे वह राजकुमारी के बहुत सारे हमले को चकमा दे पा रहा था। पर फिर भी आखिर में उसको एक तीर लग ही गया। तीर के लगते ही वह भेड़िया और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और फिर से राजकुमारी की तरफ दौड़ने लगा। जब राजकुमारी ने भेड़िया को अपनी तरफ आते हुए देखा तब उन्होंने अपने तरकस से एक तीर को निकलते हुए एक मंत्र जाप करने लगी। इसके बाद उस तीर के चारों तरफ एक सुनहरा प्रकाश फैलने लगा। इसके बाद उस तीर पर एक और तीर की छाया दिखने लगी। वह परछाई अभी दिखी थी कि तभी वह भेड़िया राजकुमारी के सामने आ गया और उनके ऊपर हमला कर दिया। लेकिन उस भेड़िए का हमला राजकुमारी को लगता कि तभी राजकुमारी ने वहां से हटते हुए उछलकर एक पेड़ के गिरे हुए टहनी पर जा बैठी। इसके बाद उन्होंने अपनी धनुष में तीर खींचकर बड़े ही ध्यान से उस भेड़िए की तरफ देखने लगी। इधर भेड़िया भी राजकुमारी की तरफ देखने लगा और फिर गुस्से में गुर्रा कर राजकुमारी की तरह झपट पड़ा। जब बाकियों ने उस भेड़िए को राजकुमारी की तरफ पड़ते हुए देखा तब उनकी आंखों में डर दिखने लगी। इधर राजकुमारी ने जब देखा कि भेड़िया उनकी तरफ हमला करने के लिए आ रहा है तब भी उनके चेहरे पर कोई भी परेशानी नहीं देखी। उनका चेहरा बिल्कुल शांत था। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर उस भेड़िया की तरफ ध्यान से देखने लगती है। जब वह भेड़िया ठीक हवा में उनकी तरफ उछालता है तब उन्होंने अपना तीर भेड़िया की तरफ छोड़ दिया। इधर रुद्रांश भी यह सब देख रहा था। उसने जब देखा कि राजकुमारी ने तीर छोड़ दिया है तब उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इधर जब ध्रुव ने रुद्रांश की मुस्कान देखी तब उसने रुद्रांश को देखते हुए बोला, क्या बात है रुद्रांश भाई, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? जिस पर रुद्रांश बोला, राजकुमारी का तीर उस भेड़िया को जरूर मार देगा। जिसे सुनकर ध्रुव ने रुद्रांश की तरफ देखा कर पूछा, आपको कैसे पता, हो सकता है कि राजकुमारी का निशाना चूक जाए।
जिस पर रुद्रांश मुस्कुराते हुए ध्रुव से बोला, तुम बस देखते जाओ आगे क्या होता है। जिसे सुनकर ध्रुव ने भी राजकुमारी की तरफ देखने लगा। इधर जब राजकुमारी उस तीर को छोड़ते हुए बोली, पत्थर को छेदने वाली तीर का हमला। इतना कहते हैं राजकुमारी का तीर बड़े ही तेजी से उस भेड़िया की तरफ जाने लगा और फिर वह तीर जाकर उस भेड़िया के सर को चिरते हुए निकल गया। इसके बाद वह भेड़िया एक जोरदार चीख निकला और फिर धम की आवाज के साथ नीचे गिर गया। जब सभी ने उस भेड़िए को नीचे गिरते हुए देखा तब उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इधर जब रुद्रांश ने भी उसे भेड़िया को नीचे गिरते हुए देखा तब उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। इधर ध्रुव में रुद्रांश की तरफ देखकर पूछा, रुद्रांश भाई आपको ये कैसे पता चला कि भेड़िया राजकुमारी के हमले से मारने वाला है। जिस पर रुद्रांश बोला, राजकुमारी ने जिस हमले का इस्तेमाल उस भेड़िया पर किया था वह एक दूसरे स्तर के उच्च श्रेणी की युद्ध तकनीक थी। इस युद्ध तकनीक में किसी पत्थर को भी छेदने की शक्ति थी। तो फिर तुम ही बताओ वह भेड़िया इस हमले से कैसे बच सकता था। और फिर मुझे पता है राजकुमारी का निशाना आसानी से नहीं चूकते हैं। जिसे सुनकर ध्रुव ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। रुद्रांश और ध्रुव अभी बात ही कर रहे थे कि तभी रुद्रांश को कुछ महसूस। उसे उसकी छठी इंद्री कह रही थी कि कोई ना कोई बड़ा खतरा इधर आ रहा है। जिसे महसूस कर रुद्रांश थोड़ा परेशान हो गया और सतर्क होते हुए ध्रुव की तरफ देखकर बोला, ध्रुव मुझे कुछ महसूस हो रहा है, तुम सतर्क रहो। रुद्रांश को अचानक से ऐसा कहता हुआ देखकर ध्रुव भी थोड़ा चिंतित हो गया। इस 1 महीने के अभ्यास के दौरान ध्रुव भी यह समझ गया था कि रुद्रांश कभी भी यूं ही बातें नहीं करता है। जब भी वह कोई चेतावनी देता है तब वहां पर सच में कुछ ना कुछ परेशानी होता ही है। इसलिए उसने रुद्रांश की बातों को गंभीरता से लिया और इधर उधर देखते हुए चौकन्ना हो गया। इधर जब राजकुमारी उस भेड़िया को मारकर अपने समूह के पास लौटी तब उसको देखकर सभी मुस्कुराने लगे। मयंक ने मुस्कुराते हुए बोला, राजकुमारी आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने उस भेड़िया को इतनी आसानी से मार दिया। आपके तीरंदाजी का तो जवाब ही नहीं। इधर विभान ने भी राजकुमारी की तारीफ करते हुए बोला, शिवांगी मेरी बहना तुमने तो सच में कमाल ही कर दिया। वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम उस भेड़िया को मार पाओगी पर तुमने यह इतनी आसानी से कर दिया। इस पर वह लड़की जिसका नाम श्रुतिका था उसने दीवान की तरफ थोड़ा झूठा गुस्सा करते हुए बोला, विभान भाई क्या आपको राजकुमारी इतनी कमजोर लगती है कि वह एक पहले स्तर के जानवर को मार नहीं पाएंगी। जिसे सुनकर विभान ने मुस्कुराते हुए बोला, अरे नाराज मत हो, मैंने ऐसा कब कहा कि शिवांगी कमजोर है। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वह उस भेड़िया को मार नहीं पाएगी। इधर सबसे शांत लड़के ने जिसने अभी तक कुछ भी नहीं बोला था अचानक से उसके चेहरे पर एक परिवर्तन आ गया। उसने सभी की तरफ देखकर चेतावनी देते हुए बोला, सभी लोग चौकन्ने हो जाओ, मुझे लगता है यहाँ कोई मुसीबत आने वाली है। जब सभी ने उस लड़के की बात सुनी तब सभी के चेहरे पर हैरानी छा गई। इस हैरानी के साथ उस लड़के की तरफ देखते हुए विभान ने पूछा, रक्षित भाई आपका क्या मतलब है? क्या यहाँ पर कुछ और भी है? आप इतना घबरा क्यों रहे हो? इसे सुनकर उस लड़के ने जिसका नाम रक्षित था सभी की तरफ देखते हुए गंभीर लहजे में बोला, पता नहीं पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। अभी वह और भी कुछ समझा पाता कि तभी वहां पर एक तेज दहाड़ सुनाई दिया। जिसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। फिर जब उन्होंने उस आवाज की तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि एक कलाचिता उनकी तरफ ही खूंखार इरादे के साथ बढ़ रहा है। जब सभी ने उस काले चीते को देखा तब उनके चेहरे पर डर नजर आने लगा। दरअसल ये सभी लोग शक्तिनगर राज्य के शाही परिवार से संबंधित कुलीन बच्चे थे जो कि यहाँ पर राजकुमारी के साथ देने के लिए आए हुए थे। उन सभी में सबसे ताकतवर रक्षित था जो कि अभी अभी शुरुआती मूलाधार चक्र योद्धा स्तर में प्रवेश किया था। पर उसके चेहरे पर अभी थोड़ा डर दिख रहा था और अगर विभान की बात की जाए तो वह अभी साधारण मनुष्य स्तर के 9वें पड़ाव पर पहुंचा हुआ था। और अगर उस लड़की की बात किया जाए तो वह भी 9वें पड़ाव अब तक पहुंच गई थी। इसके अलावा और एक लड़की थी जो कि 8वें पड़ाव तक पहुंच चुकी थी। दरअसल उसने यह महसूस कर लिया था कि वह काला चीता एक दूसरे स्तर का ताकतवर जानवर है। कोई साधारण मनुष्य स्तर का योद्धा इस जानवर को छू भी नहीं सकता, मारना तो दूर की बात है। ये काला चीता हमेशा से ही अपने शिकार के साथ खेलते हुए उसका शिकार करता है। इसीलिए अगर कोई योद्धा इस जानवर को क्रूर जानवर कहे तो भी गलत नहीं होगा। जब रक्षित ने देखा कि वह काला चीता उन्हीं की तरफ आ रहा है
तो उसने सबसे चिल्लाकर बोला, सभी अलग अलग दिशाओं में भाग जाओ। यह एक दूसरे स्तर का जानवर है। इसे कोई भी साधारण मनुष्य स्तर का योद्धा छू भी नहीं सकता। जिसे सुनकर विभान ने श्रुतिका की तरफ देखते हुए बोला, श्रुतिका तुम शिवांगी की जान बचाओ, मयंक और मीना तुम दूसरी दिशा में भाग जाओ। मैं और रक्षित भाई इस चीता को तब तक मटका कर सकते हैं। जिसे सुनकर सभी ने अपना सर हिला दिया। फिर मयंक एक दिशा में दौड़ने लगा। इधर श्रुतिका ने विभान और रक्षित की तरफ देखकर कुछ कहना चाहती थी कि तभी रक्षित ने श्रुतिका को कुछ बोलते हुए देखा तो उसने चिल्लाते हुए श्रुतिका से बोला, श्रुतिका अभी समय नहीं है, तुम शिवांगी को लेकर जल्दी से जल्दी यहाँ से निकले। जिसे सुनकर श्रुतिका थोड़ी देर तक तो जी चुकी, पर फिर उसने दांत पीसते हुए शिवांगी के हाथ को पकड़ते हुए उसको एक दिशा में ले जाने लगी। और इधर शिवांगी भी ना चाहते हुए उसके साथ जाने लगी। उसको कुछ प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिला। इधर अब तक वह काला चीता भी रक्षित और विभान के सामने आ गया था। जब रक्षित और विभान ने चीते को अपनी तरफ आते हुए देखा तब उन्होंने अपने हाथों में अपने अपने हथियार ले लिया। फिर दोनों ही मिलकर उस काले चीते के ऊपर अपना सबसे ताकतवर हमला कर दिया। जब उस काले चीते ने उन दोनों को हमला करता हुआ देखा तब उसने एक दहाड़ मारते हुए उन दोनों के हमले से बचने की कोशिश किया, पर उसे उन दोनों में से रक्षित का हमला लग गया, जिसकी वजह से उसके चमड़े पर एक छोटा सा खरोच आ गया। जब रक्षित ने ये देखा कि उसका इतना ताकतवर हमला भी उस काले चीते के ऊपर सिर्फ एक खरोच ही ला पाया, तब उनके चेहरे पर डर और भी ज्यादा बढ़ गया। रक्षित ने विभान की तरफ देखते हुए बोला, ये जानवर बहुत ज्यादा ताकतवर है। मुझे लगता है ये जानवर एक दूसरे स्तर के उच्च श्रेणी का जानवर है। इसको तो मैं भी नहीं हरा सकता। जिसे विभान की आंखों में डर और भी ज्यादा बढ़ गया। फिर रक्षित ने विभान से बोला, विभान हमें इसका ध्यान भटकाना होगा। फिर रक्षित ने आगे बोला, मैं इसका ध्यान मेरी तरफ करता हूँ, जब भी तुम्हें मौका मिले इसके पीछे से वार कर देना। जिसे सुनकर विभान अपना सर हिला दिया। फिर रक्षित ने अपनी तलवार उठाकर उस चीते के सामने आ गया और उस पर हमला करने लगा। इधर विभान भी सही मौका देखकर उस चीते पर हमला करने की कोशिश करने लगा। विभान अभी उस पर हमला कर भी पता कि तभी काले चीते को इस बात का एहसास हो गया। फिर उसने अपने पूंछ को लहराते हुए एक जोरदार हमला उस पर कर दिया, जिससे वो उड़ते हुए एक पत्थर पर जाकर गिरा। और फिर उसके मुंह से खून निकलने लगा और वो वहां पर बेहोश हो गया। जब रक्षित ने ये देखा तो वह थोड़ा गुस्सा हो गया और फिर और भी तेजी से उस पर हमला करने लगा। इधर वह चीता भी उस पर हमला कर रहा था। कुछ समय ऐसे ही हमलों का आदान प्रदान के बाद रक्षित ने अपनी दांत पीसते हुए अपने सबसे ताकतवर हमला तैयार करने लगा। फिर उसने चिल्लाते हुए अपने तलवार उठाकर उस चीते के ऊपर हमला करते हुए बोला, अर्धचंद्र तलवार तकनीक। जब रक्षित ने वह हमला किया तब उसके तलवार से एक अर्धचंद्र आकार की ऊर्जा निकलकर उस चीते पहुंच गया। इधर चीते ने भी अपना पंजा आगे बढ़ते हुए उस हमले को रोकने की कोशिश करने लगा, पर अभी वह अपना पंजा उठा भी पता कि तभी वह हमला जाकर उसके शरीर पर लगा, जिससे वह कुछ फीट दूर जाकर गिरा। इसके बाद भी वह मरा नहीं, बल्कि फिर से खड़ा हो गया, पर अभी उसके आंखों में दर्द दिख रहा था। उसके शरीर में एक बहुत बड़ा घाव दिख रहा था। जब रक्षित ने उस काले चीते को खड़ा होता हुआ देखा तो उसके चेहरे पर भी थोड़ा चिंता नजर आने लगा, पर फिर उसने देखा कि वह काला चीता अभी उस पर हमला नहीं कर रहा है, बल्कि वह पीछे मुड़ा और वहां से भाग गया। जब रक्षित ने उसे चीते को भागते हुए देखा तब उसने एक गहरी सांस ले लिया। इसके बाद उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। दरअसल वह इस युद्ध से इतना ज्यादा घायल हो गया था कि वह वहां पर बेहोश ही हो गया। इधर जब रुद्रांश ने ये सब देखा तो उसके चेहरे पर एक लालच का भाव दिखाई देने लगा। उसने सोचा अगर वह उस काले चीते को मार सके तो उसके शरीर से उसे उसका शक्ति पत्थर मिल सकता है। यही सोचकर रुद्रांश ने ध्रुव से बोला, ध्रुव तुम इन दोनों को एक सुरक्षित जगह पर ले जाओ और उनकी जान बचाओ, और मैं उस काले चीते का पीछा करता हूँ। क्या होगा आगे? क्या रुद्रांश ढूंढ पाएगा काला चीता को? क्या रक्षित और विभान ठीक होंगे? क्या राजकुमारी जान पाएगी? उनके बारे में जानने के लिए देखते रहिए रुद्रांश एक योद्धा। रुद्रांश एक योद्धा एपिसोड 20 रुद्रांश की शक्ति। पिछले भाग में राजकुमारी और उनके समूह पर एक काले चीते ने हमला कर दिया था। इसके बाद रक्षित और विभान ने काले चीते से लड़ रहे थे और बाकी सब भाग गए थे। अब आगे जब ध्रुव ने रुद्रांश की बात सुनी तो उसने रुद्रांश से बोला, रुद्रांश भाई मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जिस पर रुद्रांश बोला, नहीं ध्रुव तुम इन लोगों के जान बचाओ, मैं उस चीते का पीछा करता हूँ।
वैसे भी वह काला चीता घायल हो गया है, इसलिए मुझे उसे लेने में ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। और बात रही तुम्हारे जाने की, तो तुम्हारे मेरे साथ जाने से ज्यादा महत्वपूर्ण इन लोगों की जान बचाना है। इसलिए तुम सबसे पहले इनको एक सुरक्षित जगह पर ले जाओ। रुद्रांश इतना कहकर वहां से उस काले चीते के पीछे चला गया। इधर ध्रुव रुद्रांश की बात सुनकर थोड़ा ही चिका। वह रुद्रांश के साथ जाना चाहता था, पर जब रुद्रांश की बात सुनी तो वह अपने आप को रोक लिया और फिर रक्षित और विभान की तरफ देखने लगा। फिर उन दोनों को उठाने लगा और उठाकर एक सुरक्षित जगह पर ले गया। दूसरी तरफ कुछ ही दूरी पर श्रुतिका राजकुमारी को लेकर भाग रही थी। वह लगातार बहुत ही तेजी से भाग रही थी। राजकुमारी शिवांगी भागते भागते श्रुतिका से पूछी, श्रुतिका, क्या रक्षित भाई और विभान भाई दोनों ठीक होंगे? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं जाएगा? क्या आपको लगता है कि रक्षित भाई उस काले चीते को हर पाएंगे? कहीं हमने वहां से लौटकर कोई गलती तो नहीं कर दी? अगर हम वहां होते तो शायद उनका कुछ मदद कर पाते। जिसे सुनकर श्रुतिका बोली, शिवांगी, तुम ऐसे चिंता मत करो, मुझे पूरा विश्वास है रक्षित भाई और विवान भाई मिलकर उस काले चीते को मार सकते हैं। और अगर उस चीते को नहीं मार पाए तो वहां से भाग तो पाएंगे ही। और अगर हम वहां होते तो भूल जाओ कि हम उनका कुछ मदद कर भी पाते। क्योंकि तुम्हें भी पता है दूसरे स्तर का जानवर कितना मजबूत होता है। साधारण मनुष्य स्तर का कोई भी योद्धा उसका सामना नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि 90 पड़ाव आपका इंसान भी अपनी पूरी कोशिश कर ले तो भी उसको मार नहीं पाएगा। पर रक्षित भाई तो मूलाधार चक्रीय योद्धा अभी अभी बने हैं, तो उनका उस दूसरे स्तर के जानवर को करने का संभावना अधिक है। दरअसल किसी भी दूसरे स्तर का जानवर मनुष्य स्तर के योद्धाओं से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। हालांकि चक्रीय योद्धाओं के लिए उसे जानवर को मारना आसान होता है। हालांकि किसी मूलाधार चक्रीय योद्धा के लिए उस जानवर को मारना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। वह भी बोल ही रही थी कि तभी वहां पर एक गर्जन की आवाज सुनाई दिया, जिसे सुनकर वह दोनों डरकर सहम गई। श्रुतिका ने उस आवाज को सुनते ही पहचान लिया। दरअसल यह वही काला चीता की आवाज थी। दरअसल भेड़िया से लड़ते वक्त शिवांगी के हाथ में एक छोटी सी चोट लगी थी, जिससे थोड़ा सा खून निकल रहा था। काले चीते ने खून को सूंघकर वहां पहुंचा था। जब श्रुतिका ने वह आवाज सुनी तो वह घबरा गई और आश्चर्यचकित भी हो गई। उसने मन ही मन सोचा, क्या रक्षित भाई और विवान भाई को इस कल चीते ने मर दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर अगर वह दोनों जिंदा है तो फिर यह चीता कैसे वहां से भागने में कामयाब हो पाया? कहीं शिवांगी ने जो कहा था वह सच तो नहीं है? इतना सोचते ही उसके मन में एक अनजानी सी डर फैल गया। वह इसी डर के साथ शिवांगी की तरफ देखकर बोली, शिवांगी, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग, जो मैं कुछ देर तक उस काले चीते को रोक कर रखती हूँ। अब तक शिवांगी भी समझ गई थी कि यह वही काला चीता है, जिसकी वजह से उसके मन में भी एक डर छा गया। पर उसने जब श्रुतिका की बात सुनी तो वो श्रुतिका से बोली, नहीं श्रुतिका दी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी आपकी मदद करूंगी। जिसे सुनकर श्रुतिका शिवांगी की तरफ देखकर बोली, शिवांगी, जीद मत करो, तुम हमारे राज्य की राजकुमारी हो, इसलिए तुम्हारी जान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस पर शिवांगी बोली, मैं राजकुमारी हूं तो क्या हुआ, आप भी तो मेरी चचेरी बहन है। क्या आपका जीवन जीवन नहीं है? जिसे सुनकर श्रुतिका शिवांगी की तरफ देखकर कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी वहां पर एक तेज दहाड़ सुनाई दिया, और उसके सामने एक बड़ा सा काला चीता आ गया, जिसके शरीर पर एक बड़ा सा घाव बना हुआ था, जो कि किसी तलवार के लगने से बना हुआ लग रहा था। जब श्रुतिका ने उस काले चीते को देखा तब उसने शिवांगी को एक तरफ धक्का देते हुए बोली, शिवांगी, ज्यादा जीत मत करो, तुम्हारी जान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे राज्य के लिए। इतना कहकर वो उस काले चीते का सामना करने के लिए उसके सामने आ गई। इधर वह काला चीता उन दोनों को देखकर एक दहाड़ निकलता हुए उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ गया। जब श्रुतिका ने उस काले चीते को अपनी तरफ हमला करते हुए देखा तब उसने अपने कमर से एक तलवार निकालकर उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गई। फिर उसने उस तलवार में अपनी शक्तियां भरते हुए उस काले चीते की तरफ बढ़ा दिया, जिस वजह से उस काले चीते का हमला भी उस तलवार पर जाकर लगा। पर इसकी वजह से श्रुतिका वहां से दूर एक पेड़ पर जाकर गिरी, जिस वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगा। पर फिर उसने अपनी दांत पीसते हुए खड़े होने की कोशिश की। इधर जब शिवांगी ने श्रुतिका को घायल देखा तो उसने श्रुतिका दी चिल्लाते हुए उसकी तरफ चली गई। उसके बाद उसने श्रुतिका को सहारा देकर ऊपर उठाया।
तब श्रुतिका बोली, मैं ठीक हूँ शिवांगी, तुमने देखा ना वह काल चिता कितना ताकतवर है, इसलिए मैं कह रही थी तुम यहाँ से चली जाओ। जिस पर शिवांगी बोली, नहीं दी, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जिसे सुनकर श्रुतिका ने एक मजबूरी भारी सांस ली और फिर खड़ी होकर बोली, ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो फिर चलो दोनों मिलकर इस कल चीते को मारते हैं। इसे सुनकर शिवांगी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, फिर उसने भी खड़े होते हुए अपने आप को तैयार कर लिया। श्रुतिका बोली, शिवांगी, यह काला चीता बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसलिए हमें मिलकर इस काले चीते पर हमला करना पड़ेगा। इसलिए तैयार हो जाओ इस पर हमला करने के लिए। जिस पर शिवांगी भी अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर शिवांगी ने अपने पीठ से धनुष को निकाला और फिर अपना सबसे ताकतवर हमले को उस तीर पर संघनित करने लगी। इधर श्रुतिका भी अपनी तलवार पर अपनी सबसे ताकतवर तकनीक को संघनित करने लगी और फिर दोनों ने मिलकर एक साथ उस काले चीते के ऊपर हमला कर दिया। इधर वह काला चीता भी दोनों के हमले को महसूस कर लिया था। इसके बाद उसने एक लंबी दहाड़ निकाल और अपने पंजे को उन दोनों के हमले की तरफ बढ़ा दिया। इसके बाद वह दोनों हमले जाकर उस चीते के पंजे पर जाकर लगे। इसी वजह से चीते के मुंह से एक दर्दनाक चीज निकल गई। दरअसल उसका पंजा कुछ हद तक घायल हो गया था। जब उस चीते ने देखा कि उसका पंजा घायल हो गया है तब उसको और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा और फिर इसी गुस्से में वह उन दोनों की तरफ दौड़ने लगा। कुछ ही फलों में वह काला चीता ठीक श्रुतिका के सामने आ गया और फिर देर ना करते हुए उस पर एक हमला कर दिया, जिसकी वजह से श्रुतिका ने खून उगलते हुए दूर एक चट्टान पर जाकर गिरी। इसके बाद वह वहीं पर ही बेहोश हो गई। दरअसल उस चीते ने इतनी तेजी से हमला किया कि श्रुतिका को प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला। श्रुतिका को घायल करने के बाद उस काल चीते का ध्यान राजकुमारी शिवांगी की तरफ गया। वह राजकुमारी शिवांगी की तरफ देखकर गुस्से में गुर्राया। इधर जब शिवांगी ने देखा कि वह काला चिता उसी की तरफ देखकर गुर्रा रहा है तो वह बहुत ज्यादा डर गई। अब तक उसको ये समझ में आ गया था कि वह चाहकर भी उस काले चीते का सामना नहीं कर पाएगी, जिस वजह से वह धीरे धीरे पीछे होने लगी। जब उस काले चीते ने देखा कि शिवांगी धीरे धीरे पीछे हट रही है तब उसने भी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जब रुद्रांशी ने देखा कि वह काला चीता उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ा तब उसने देर ना करते हुए वहां से भागने लगी। जब उस काले चीते ने राजकुमारी को भागते हुए देखा तब वह भी उसके पीछे दौड़ने लगा। वैसे तो काला चीता बहुत ही तेज जानवर होता है। उसकी गति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजकुमारी और श्रुतिका उस जगह से बहुत दूर आ गए थे तब भी उसे काले बड़ी ईते ने उनको ढूंढ लिया था। जबकि अन्य कोई जानवर होता तो कभी भी उन दोनों को ढूंढ नहीं पाता। पर क्योंकि उसके पंजे में और उसके शरीर पर एक बहुत बड़ा घाव हो गया था और उसका बहुत सा खून भी निकल गया था, इसकी वजह से वह थोड़ा कमजोर भी हो गया था, जिसका प्रभाव उसके गति में भी आया था, जिस वजह से वह भी थोड़ा धीमा हो। पर वह अभी भी शिवांगी का पीछा कर पा रहा था। इधर शिवांगी बिना पीछे मुड़े आगे दौड़ती जा रही थी। ऐसे ही कुछ 100 मीटर दूर तक दौड़ने के बाद शिवांगी के सामने वही काला चीता एक तेज दहाड़ के साथ लंबी छलांग लगाते हुए आ गया। जब शिवांगी ने देखा कि वह काला चीता उसके सामने आ गया है तब वह डर के मारे वहीं पर खड़ी हो गई। फिर उसने खुद को संभालते हुए यह फैसला किया कि वह बिल्कुल भी हार नहीं मानेगी। फिर वह अपनी सबसे ताकतवर हमले तैयार करने लगी। अभी वह अपना हमला तैयार कर ही रही थी कि तभी उस चीते ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उस चीते का पंजा शिवांगी को जाकर लगा। पर अभी उस चीते के हमले में उतना ताकत नहीं था कि वह किसी 8वें पड़ाव के योद्धा को एक ही झटके में मार पाए। पर फिर भी वह हमला जब शिवांगी को जाकर लगा तब शिवांगी उड़ते हुए दूर जा गिरी और उनके मुंह में से रक्त निकालने लगा और उनकी आंखें धुंधली पड़ने लगी। इधर जब उस काल चीते ने देखा कि शिवांगी अब उठने की हालत में नहीं है तब उसने देर ना करते हुए उसके ऊपर झपट पड़ा। इधर अब तक शिवांगी भी थोड़ी होश में आ गई थी। जब उसने देखा कि वह कल चिता उसी की तरफ हमला करने के लिए आ रहा है तब उसके चेहरे पर डर नजर आने लगा। वह भी खड़े होकर भगाना चाहती थी पर चाह कर भी उस जगह से उठ नहीं पा रही थी। वह कले चिते का हमला अभी राजकुमारी को छूने ही वाला था कि तभी वहां पर एक आवाज सुनाई दिया, सुनहरी तलवार का कवच। यह आवाज आते ही शिवांगी के सामने एक सुनहरा तलवार दिखने लगा, जो कि शिवांगी के चारों तरफ इतनी तेजी से घूम रहा था कि उसके अंदर अगर कोई पत्थर भी फेंक दे तो वह भी अंदर ना जा पाए। जब उस काले चीते का हमला जाकर उस तलवार कवच से टकराया तब उस काले चीते का एक पंजा जो कि शिवांगी की तरफ जा रहा था टुकड़ों में बिखर गया।
इसके बाद वहां पर एक तेज दर्द से भरी दहाड़ निकली और वहां पर खून की छिटें बिखर गई। जब राजकुमारी शिवांगी ने अपने सामने का नजारा देखा तो अब उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उनको इस बात का भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इतनी ताकतवर जानवर, जो कि उनके कई हमलों के बाद भी इतना घायल नहीं हुआ, उस जानवर का एक पंजा बस यूं एक ही हमले में कट गया। वह सोचने लगी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने इस काले चीते जितना ताकतवर जीव के हमले को भी इतनी आसानी से रोक दिया। इसी जिज्ञासा बस वह इधर उधर देखने लगी। इधर वह तलवार कवच उस काले चीते के हमले को रोकने के बाद तुरंत ही गायब हो गया। इसके बाद ठीक शिवांगी के सामने एक सुंदर सा लड़का, जिसने अपने शरीर में एक पुराना कपड़ा पहना हुआ था, सामने आकर खड़ा हो गया। जब शिवांगी ने उसे लड़के को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि इस लड़के को वह बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी। यह कोई और नहीं बल्कि रुद्रांश था। जब रुद्रांश ने शिवांगी को देखा तब उसने उसकी तरफ देखते हुए बोला, राजकुमारी की आप ठीक तो हैं? जिस पर शिवांगी अवाक होकर एक तक रुद्रांश की तरफ ही देख रही थी। उनको अभी तक ये विश्वास नहीं हो पा रहा था कि यह रुद्रांश था। जब रुद्रांश ने देखा कि राजकुमारी कुछ भी जवाब नहीं दे रही तब उसने फिर से शिवांगी की तरफ देखकर एक चिंतित स्वर में बोला, राजकुमारी क्या आप ठीक हैं? जब उसने ये कहा तब राजकुमारी को भी होश आ गया। फिर शिवांगी ने रुद्रांश की तरफ देखकर बोली, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। इसे सुनकर रुद्रांश ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने शिवांगी की तरफ देखकर बोला, राजकुमारी आप यहीं पर बैठी रहें, मैं उस काले चीते को मार कर आता हूँ। ये सुनकर भी शिवांगी एकटक रुद्रांश की तरफ ही देख रही थी। इधर रुद्रांश ने राजकुमारी का उत्तर सुने बिना ही वहां से पलट गया और उस काले चीते के सामने आ गया। फिर उसने अपने हाथ में सुनहरी तलवार को बाहर निकलते हुए तलवार में अपनी शक्तियां संघनित करने लगा। ये तलवार वही स्वर्ग श्रेणी का तलवार नहीं है, बल्कि यह उसने बाद में खरीदा था। उस हमले को तैयार होता देखकर काला चीता भी दहाड़ने लगा और फिर उसने भी एक लंबी छलांग लगा दी और रुद्रांश के सामने आ गया और उसके ऊपर हमला कर दिया। इधर रुद्रांश ने भी अपनी तलवार को काले चीते के सामने कर दिया। पर काले चीते का हमला जैसे उस तलवार पर लगा तब रुद्रांश उस सुनहरे तलवार के साथ दूर जाकर एक पत्थर में जाकर गिरा, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा। दरअसल ये हमला उस चीते ने बहुत तेजी से कर दिया था, जिसकी वजह से रुद्रांश का हमला उस चीते पर ठीक से लगी ही नहीं पाया, जिस वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और फिर वह उस चट्टान पर जाकर गिरा। जब राजकुमारी ने ये देखा तब उनके चेहरे पर एक चिंता नजर आने लगी। इधर रुद्रांश ने अपने शरीर के दर्द को सहते हुए उठ खड़ा हुआ और फिर से उस चीते की तरफ बढ़ने लगा। वह उठाते हुए अपने तलवार को कसकर पकड़ लिया और फिर उस काले चीते के सामने आ गया। उस काले चीते ने ये देखकर कि एक छोटा सा इंसान उसके ऊपर हमला कर रहा है तो वह और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और दहाड़ते हुए रुद्रांश की तरफ तेजी से हमला करने लगा। इधर रुद्रांश ने जब उस चीते को अपनी तरफ हमला करने के लिए आता हुआ देखा तब उसने अपनी माया पक्षी की युद्ध आत्मा को सक्रिय कर दिया, जिसकी वजह से उसके सर के ऊपर एक नीला माया पक्षी चीखते हुए उड़ने लगा। इसके बाद रुद्रांश ने अपनी माया पक्षी की युद्ध आत्मा को अपने तलवार में समा लिया। इसी वजह से उसका सुनहरा तलवार एक नीली आग की लपट के साथ चलने लगा। इसे देखकर रुद्रांश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर उसने उस तलवार के साथ उस चीता के सामने आ गया और उसके ऊपर एक जोरदार हमला कर दिया। इधर जब उस काले चीते ने उसके ऊपर हमला आते हुए देखा तब उसने अपने आप को उस तलवार से बचाने की कोशिश करी, पर फिर भी वह तलवार उस चीते के शरीर में जाकर लगा, जिसकी वजह से उसके शरीर में जलने के निशान के साथ है क और बड़ा घाव भी दिखने लगा। इतना होने के बाद भी वह चीता अभी तक जिंदा था। जब रुद्रांश ने देखा कि उसका हमला असफल हो गया है तो उसके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें नजर आने लगी। दरअसल उसे इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका इतना ताकतवर हमला भी उस चीते को नहीं मार पाया। इधर वह काला चीता घायल होने की वजह से और भी ज्यादा खूंखार हो गया था और एक कातिलाना नजरों के साथ रुद्रांश की तरफ देखने लगा। अब तक उसे भी समझ में आ गया था कि वह अब मरने वाला है, क्योंकि इतना घायल होने के बाद अब वह इस हालत में नहीं था कि वहां से भाग भी पाए। इसलिए उसने ये सोच लिया कि वह अब अपने मरते दम तक रुद्रांश के साथ लड़ेगा। इसी ख्याल के साथ वह फिर से जैसे तैसे खड़ा हुआ और रुद्रांश की तरफ फिर से हमला करने लगा। भले ही वह इतना घायल हो गया था कि ठीक से हमला नहीं कर पा रहा था, पर अभी भी उसका हमला बहुत तेज था। इधर रुद्रांश भी एक तीसरी स्तर का हमला और दूसरे स्तर के उच्च श्रेणी जितना ताकतवर हमले को पहले से ही उसे चीते पर इस्तेमाल करने की वजह उसके शरीर में अब बहुत ही कम ताकत बची हुई थी।
फिर जब उसने ये देखा कि वह काला चीता उसकी तरफ हमला करने आ रहा है, तब उसने देर ना करते हुए अपने हाथ में स्थित समय का चिन्ह को सक्रिय कर दिया, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ 2 फीट की जगह पर समय धीमा हो गया, जिसकी वजह से रुद्रांश उस काले चीते के हमले से बच पा रहा था और बीच बीच में उस पर भी हमला कर रहा था। इधर राजकुमारी रुद्रांश की ऐसी ताकत और सूझबूझ की लड़ाई देखकर आश्चर्यचकित थी। वह ये समझ नहीं पा रही थी कि रुद्रांश इतनी जल्दी इतना ताकतवर कैसे बन गया। जो लड़का अपने युद्ध आत्मा के जागृत ना होने की वजह से हमेशा सबके ताने सुनता था, सबके मजाक का पात्र बनता था, आज वह एक दूसरे स्तर के जानवर के साथ लड़ रहा है। लड़ नहीं रहा है, देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे वह उस जानवर से हार ही नहीं सकता। वह ये सब सोच ही रही थी कि तभी एक तेज आवाज सुनाई दिया, जिसके बाद रुद्रांश उड़ते हुए ठीक राजकुमारी के पास जाकर गिरा। तभी एक आवाज सुनाई दिया, रुद्रांश। जब राजकुमारी ने रुद्रांश को अपने पास पड़ा हुआ देखा तो उनके मुख से अनायास ही उसका नाम निकाल गया। वो चिंतित स्वर में रुद्रांश से बोली, रुद्रांश क्या तुम ठीक हो? इसे सुनकर रुद्रांश मुश्किल से खड़े होते हुए दर्द के साथ अपने सीने पर हाथ रखकर बोला, राजकुमारी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता ना करें। इतना कहकर वह खड़ा हो गया। दरअसल शिवांगी जब मन में रुद्रांश के बारे में सोच रही थी, इस समय उस काले चीते का एक हमला रुद्रांश के सीने पर जाकर लगा। इसके बाद वह वहां से दूर जाकर गिरा, जिससे उसको बहुत ही ज्यादा चोट आ गई। उसका चेहरा कमजोरी की वजह से पीला पड़ने लगा था। शिवांगी भी यह बात जानती थी, पर उसने अभी कुछ ना बोलना ही समझा। रुद्रांश राजकुमारी के पास से खड़ा होकर अपनी जेब से एक गोली निकाल कर खा लिया, जिसकी वजह से उसके शरीर में कुछ शक्ति ऊर्जा बहने लगी। दरअसल उसने इन 1 महीने में कई औषधीय गोलियां बनाना सीख लिया था, जिसका नुस्खा उसके पूर्वजों की यादों संचित था। उनमें से एक गोली का नाम शक्तिवर्धक गोली था, जिसे अभी अभी रुद्राक्ष ने खा लिया था। दरअसल रुद्रांश के पास अभी सिर्फ एक ही शक्तिवर्धक गोली था। उसने जब उस भेड़िए की आवाज सुनी थी तब वह और ध्रुव हड़बड़ी में वहां चले आए थे। इस वजह से रुद्रांश का अधिकांश गोलियां अपने अभ्यस्त स्थान पर छूट गया था। उस गोली को खाने के बाद रुद्रांश के चेहरे पर पीलापन थोड़ा कम होने लगा। इसके बाद उसने दांत पीसते हुए गुस्से में उस काले चीते की तरफ देखकर बोला, तुम कमीने जानवर, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। अब देखो तुम्हारा क्या हालात होता है। इसके बाद रुद्रांश ने अपनी सुनहरी तलवार को ऊपर उठाते हुए अपने नीलग्नि माया पक्षी की युद्ध आत्मा और ड्रैगन की युद्ध आत्मा और दोनों को सक्रिय कर दिया। इसके बाद उसके शरीर के ऊपर एक बैंगनी बिजली से भरा ड्रैगन और नीली आग से भरा माया पक्षी दोनों ही उसके सर के ऊपर उड़ने लगे। दरअसल रुद्रांश अपने चोटों की वजह से इतना गुस्से में था कि वह ये भूल ही गया कि उसे अपने ड्रैगन की युद्ध आत्मा को सबसे छुपा कर रखना है। इधर जब राजकुमारी ने रुद्रांश के ऊपर घूमते दोनों परछाइयों को देखी तब उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। वो हैरानी से बोली, क्या क्या रुद्रांश के पास दोहरी युद्ध आत्मा है? पर यह कैसे हो सकता है? पूरे सप्त कमल महाद्वीप में दोहरी युद्ध आत्मा वाले योद्धा सिर्फ कुछ गिने चुने ही है। इतना सोचकर वह फिर से रुद्रांश की तरफ अब विश्वास में देखने लगी। इधर रुद्रांश ने गुस्से में अपनी दोनों युद्ध आत्माओं को एक साथ मिलाकर अपने तलवार में समा जाने का इशारा किया। रुद्रांश का इशारा मिलते ही उसकी दोनों युद्ध आत्मा दहाड़ते हुए उस सुनहरे तलवार में समा गई। इसके बाद वह सुनहरा तलवार एक नीले अग्नि और बैंगनी बजली से घिर गया, जिसके बाद रुद्रांश ने चिल्लाते हुए उस काले चीते के ऊपर अपने सुनहरे तलवार से हमला कर दिया, जिससे वह तलवार जाकर उस काले चीते के गर्दन के पास जाकर लगा, जिसकी वजह से बूम एक तेज आवाज के साथ हवा में एक तरंग सी उठ गई। उस हवा के तरंग में इतनी ताकत थी कि वहां पर नीचे जमीन पर कंपन होना शुरू हो गया और उसके बाद वहां से कुछ पत्थर भी उठकर दूर जाने लगे। जैसे ही वह पत्थर हवा में उड़कर दूर जाने लगे, उनमें से एक पत्थर जाकर शिवांगी के सिर पर लगा, जिस वजह से शिवांगी वहीं पर बेहोश हो गई। इधर जब वह तलवार जाकर उस चीते के ऊपर गिरा तब उसे चीते के गर्दन से होते हुए उसके शरीर को 2 भागों में बांट दिया, जिसकी वजह से वह काला चीता वहीं पर ही मर गया। इधर जब रुद्रांश ने देखा कि वह काला चीता मर गया है, तब उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इसके बाद वह लड़खड़ाने लगा और वहीं पर ही घुटनों के बाल अपने तलवार के सहारे बैठ गया। क्या होगा आगे? क्यों रुद्रांश वहां पर घुटनों के बल बैठ गया? क्या रुद्रांश प्राप्त कर पाएगा उस काले चीते का शक्ति स्टोन और राजकुमारी का क्या होगा? जानने के लिए देखते रहिए रुद्रांश एक योद्ध।
रुद्रांश एक योद्धा एपिसोड 21 राजकुमारी का इलाज। पिछले भाग में श्रुतिका और राजकुमारी का सामना उस काले चीते से हो जाता है, जिसके बाद रुद्रांश आकर राजकुमारी को काले चीते से बचा लेता है। काले चीते से लड़ाई करने से वह भी घायल हो जाता है। अब आगे काले चीते से लड़ाई के बाद रुद्रांश इतना थक गया था कि वह सीधा घुटनों के बल अपने तलवार के सहारे नीचे बैठ गया। वह थकावट के मारे हाँफ रहा था। उसके शरीर पर कई जगह पंजों के निशान दिख रहे थे, जिनमें से बहुत से खून निकल रहा था। कुछ समय तक ऐसे ही तलवार के सहारे बैठे रहने के बाद धीरे धीरे रुद्रांश के शरीर में कुछ बदलाव आने शुरू हो गए। उसके शरीर में जितने भी घाव बने हुए थे उनमें धीरे धीरे नीली आग की लपटें और बैंगनी बिजली निकलने लगी। इसके बाद धीरे धीरे उसके शरीर में से खून निकलना बंद हो गया और उसके कुछ ही समय बाद धीरे धीरे रुद्रांश का घाव भरना शुरू हो गया। जब रुद्रांश ने यह महसूस किया कि उसके शरीर का सारा दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है, तब वह चौंक गया, क्योंकि उसने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया था। युद्ध आत्मा जागरण से पहले जब कभी भी रुद्रांश का शरीर इस तरह से ठीक नहीं हुआ था, और युद्ध आत्मा जागरण के बाद आज पहली बार यह हुआ था कि रुद्रांश इतना घायल हुआ हो। और इतना घायल होने के बाद रुद्रांश को यह महसूस हो रहा था कि उसका शरीर धीरे धीरे अपने आप ही अपने घाव को भर रहा है। जब रुद्रांश ने महसूस किया कि उसका घाव धीरे धीरे अपने आप ही भर रहा है, तब उसने मन ही मन सोचा, ये कैसे हो सकता है? मेरा घाव इतनी जल्दी कैसे भर सकता है और मेरे शरीर में यह आग और बिजली कहां से निकल रहा है? ये तो बिल्कुल मेरे युद्ध आत्माओं की आग और बिजली डे से लग रही है। मुझे इसके बारे अपने पूर्वजों की यादों में ढूंढना चाहिए। इतना सोचकर रुद्रांश अपने पूर्वजों की यादों में इसके बारे में ढूंढने लगा, जिससे उसको पता चला कि ऐसी क्षमता सिर्फ किसी महान ड्रैगन या फिर माया पक्षी के अंदर होता है। माया पक्षी की आग उसके शरीर का पुनः निर्माण कर सकती है, जबकि किसी ड्रैगन की शक्ति उसके शरीर के घाव को तुरंत ही भरने की क्षमता रखती है। पर किसी भी ड्रैगन या फिर माया पक्षी की सारी शक्तियां उसके दिल से जुड़ी हुई होती है। अगर रुद्रांश का शरीर इस तरह से ठीक हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि रुद्रांश के शरीर के अंदर किसी ड्रैगन का या फिर माया पक्षी का दिल या फिर उसके गुण होना आवश्यक है। जब रुद्रांश ने ये सब जाना तब उसने मन ही मन सोचा, अगर यह बात सच है तो फिर मेरे शरीर के अंदर ड्रैगन का या फिर माया पक्षी का दिल का अंश जरूर होना चाहिए। पर यह कैसे संभव हो सकता है? फिर उसको याद आया कि उसका लॉकेट इस काम को संभव कर सकता है, पर इसके लिए उस जीव का लॉकेट के करीब होना आवश्यक है। और जब मैं अपनी युद्ध आत्मा जागृत किया था तब शायद उस खाई में माया पक्षी और ड्रैगन का कंकाल ही था, क्योंकि मुझे तो गिरते वक्त वहां पर कोई भी जीव नहीं दिखा था। रुद्रांश अभी यह सब बातें सोच सोच कर परेशान हो रहा था। वह भी उसके बारे में सोच रहा था कि उसे यह महसूस हुआ कि उसके शरीर के सारे घाव भर चुके हैं। इसके बाद उसको याद आया कि उसके पीछे राजकुमारी भी है, जिसे याद आते ही रुद्रांश अपने पीछे मुड़कर देखा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तब उसने शिवांगी को उसी जगह पर बेहोश पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर रुद्रांश के चेहरे पर चिंता की लकीरें नजर आ गया। फिर रुद्रांश के अपनी जगह से खड़े होकर शिवांगी की तरफ बढ़ने लगा। वह शिवांगी के पास जाकर उसके शरीर उसके कंधों से पड़कर ठीक से लिटा दिया। फिर उसने शिवांगी को उसके कंधे से पकड़कर हिलाते हुए उसको जगाने की कोशिश करने लगा। शिवांगी, शिवांगी, उठो शिवांगी, क्या हुआ तुम्हें? ऐसा कहते हुए वह शिवांगी को उठाने की कोशिश करने लगा। फिर भी जब शिवांगी नहीं उठी तब उसने अपने चेहरे पर चिंता लाते हुए शिवांगी के कलाई को पकड़कर उसके शरीर के अंदर अपनी आत्मीय ऊर्जा को भेजा और उसके शरीर की जांच करने लगा, जिससे उसको पता चला शिवांगी के शरीर में बहुत सारी जगह पर चोटें लगी हुई है, खासकर उसके अंदरूनी अंग क्षतिग्रस्त हो गई है। रुद्रांश ने देखा कि शिवांगी अपने सिर पर लगी चोट की वजह से बेहोश हो गई है, पर उसके अंदरूनी जख्म भी गंभीर थे। पर वह इतना भी गंभीर नहीं था कि रुद्रांशी के शरीर को नाकाम कर दे या फिर शिवांगी के लिए जानलेवा साबित हो, जिसे महसूस कर रुद्रांश के चेहरे पर एक राहत आ गई। उसने अपने आप से ही बोला, ये तो अच्छा हुआ कि रुद्रांशी का शरीर जितना मैंने सोचा था उतना भी घायल नहीं हुआ, नहीं तो राजकुमारी पूरी तरह से अपाहिज या फिर मर भी सकती थी। इतना कहकर रुद्रांश ने एक गहरी सांस ली। फिर उसने अपनी स्टोरेज अंगूठी में से कुछ जड़ी बूटियां और अपना वैद्य कड़ाही निकाला, जो कि वह हमेशा ही अपने पास रखता था। फिर उसने उन जड़ी बूटियां को उसे कड़ाही में फेंककर अपने वैद्य ज्वाला को नियंत्रित करते हुए एक तरल औषधि बनाया।
फिर उसने अपने वैद्य कड़ाही को स्टोरेज रिंग में वापस रख दिया। इसके बाद उसने उस औषधि को शिवांगी के होठों के पास ले जाकर उसको पिला दिया और अपनी आत्मीय ऊर्जा की मदद से उसके शरीर के अंदर प्रवाहित कर दिया। फिर उसने एक गहरी सांस लेते हुए अपने चारों तरफ देखा। तब उसको यह एहसास हुआ कि अभी तक सूरज ढलने को आई है। इसका मतलब था कि अभी कुछ ही देर के अंदर अंधेरा होने वाला है। इस बात का एहसास होते ही रुद्रांश ने चारों तरफ अपनी निगाहें घुमाए और एक सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश करने लगा। उसने अपनी आंखों की शक्ति भी सक्रिय कर दिया था, जिस वजह से उसको खुद से 500 मीटर दूर तक देखने की क्षमता मिल गई थी। कुछ देर ऐसे ही चारों तरफ ढूंढने के बाद रुद्रांश को उत्तर दिशा में एक गुफा दिखाई दिया, जिसे देखकर रुद्रांश के चेहरे पर एक राहत का भाव आ गया। फिर उसने अपने चारों तरफ देखा तो उसको दिखा कि उसके सामने वह काला चीता मरा पड़ा हुआ है। तब रुद्रांश ने शिवांगी को वहीं एक पत्थर पर लिटाकर उस काले चीते के पास चला गया। फिर उसने उस काले चीते के सर पर अपनी तलवार से एक हमला कर दिया, जिससे उसका कर 2 टुकड़ों में बंट गया। उसका सर 2 टुकड़ों में बढ़ते ही उसके सिर के अंदर एक काला पत्थर जैसा चीज निकला, जिसको लोग जानवरों का शक्ति स्टोन भी कहते हैं, जिसे देखकर रुद्रांश बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। फिर उसने अपने हाथ को उस काले शक्ति स्टोन की तरफ उसे निकालने के लिए आगे बढ़ा दिया। जब उसने उस काले शक्ति स्टोन को उस काले चीते के शरीर से निकाला, तब उस काले चीते के शक्ति स्टोन से एक धुंधली छाया निकलकर बाहर आ गई, जो कि रुद्रांश की तरफ देखते हुए दहाड़ रहा था। उस धुंधली छाया को देखकर रुद्रांश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गया। फिर उसने देर न करते हुए अपने शरीर में से अपने दिव्य नाग की युद्ध आत्मा को बाहर निकाल लिया और फिर उसको नियंत्रित करते हुए उस धुंधली छाया के ऊपर आक्रमण कर दिया। इसके बाद वह लाल दिव्या नाग रुद्रांश के सिर के ऊपर से होते हुए उस धुंधली छाया के पास चल गया और एक फुंकार के साथ उस धुंधली छाया को निगल गया। जिसके बाद रुद्रांश ने अपने हाथों से कुछ इशारा किया, जिसकी वजह से वह दिव्य नाग फिर से रुद्रांश के शरीर के अंदर समा गया। इसके बाद रुद्रांश को अपनी आत्मा में आत्मीय शक्ति को बढ़ता हुआ महसूस हुआ, जिसे महसूस कर रुद्रांश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गया। दरअसल ये रुद्रांश का दिव्या नाग के युद्ध आत्मा की एक विशेषता थी। दिव्य नाग युद्ध आत्मा किसी भी प्रकार के आत्मा को या फिर आत्मशक्ति से संबंधित हमले को निगल सकता था और अपने धारक को उस आत्मा को कुछ विशेषता प्रदान कर सकता था। जैसे कि अभी रुद्रांश ने एक कल चीते का आत्मा निगल लिया है और उस काले चीते की विशेषता गति में है। ये बात उस लड़ाई से पता चलती है। जब उस काले चीते ने रक्षित के साथ लड़ाई की थी, उस समय रक्षित, जो कि मूलाधार चक्रीय योद्धा था, उसका भी गति किसी भी पहले स्तर के जानवर से तेज था। पर उसके बाद भी कई सारे हमले उस चीते को उसकी गति की वजह से नहीं लग पाए थे, और जो भी हमले लगे वह सब उस काले चीते को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच पाए थे। और रही बात रुद्रांश की, तो रुद्रांश ने अपने समय के चिन्ह को सक्रिय कर दिया था, जिस वजह से उसके चारों तरफ समय दोगुनी धीमी गति से चल रहा था और इसी की वजह से रुद्रांश उस काले चीते को घायल करने में सफलता हासिल किया, क्योंकि उस काले चीते की विशेषता उसकी गति में थी। इस वजह से अब रुद्रांश के शरीर की गति और भी ज्यादा तेज हो जाएगा। दिव्य नाग युद्ध आत्मा का ये विशेषता केवल किसी जानवर या फिर अन्य युद्ध आत्माओं पर उपयोगी होती है, और वह भी कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि उस युद्ध आत्मा या फिर किसी जानवर के पास अगर कोई विशेष शक्ति हो, जैसे कि काले चीते के पास गति की शक्ति थी। ऐसे जीवों पर दिव्य नाग की युद्ध आत्मा का प्रयोग किया जा सकता है। उस काले चीते के शक्ति स्टोन को बाहर निकालने के बाद रुद्रांश ने अपने स्टोरेज रिंग से एक खंजर बाहर निकाला और फिर उस काले चीते के शरीर में से सारी मूल्यवान वस्तुएं, जैसे कि उसका खाल, नाखून, दांत जैसी चीजों को निकला। इसके बाद उसने काले चीते के आंखों को और दिल को भी खंजर की मदद से निकाल लिया और अपने स्टोरेज रिंग में रख लिया। इसके बाद उसने अपने ड्रैगन की युद्ध आत्मा को बाहर निकाला और फिर उस काले चीते को निगलने का आदेश दिया। इसके बाद गुड ड्रैगन उसे काला चीता के मृत शरीर के पास जाकर उसको निगल लिया। इसके बाद रुद्रांश के शरीर में कुछ परिवर्तन आने लगे। रुद्रांश को यह महसूस हुआ कि उसका शरीर अब किसी दूसरे स्तर के जानवर जितना कठोर हो गया है और उसका युद्ध स्तर भी एक पड़ाव से बढ़ गया है। यह महसूस कर रुद्रांश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन खुश होकर बोला, आज तो मुझे बहुत फायदा हुआ है। मुझे इस जानवर का शक्ति स्टोन भी मिल गया, इसके शरीर के मूल्यवान वस्तु भी मिल गया, इसके शरीर से मैंने जो आत्मा निगला उससे मेरा आत्मा की ताकत भी बढ़ गई, और फिर इस जानवर के शरीर से मेरा शरीर भी ताकतवर बन गया, और इसकी वजह से मेरा रुका हुआ युद्ध स्टब भी बढ़ गया।
इतना कहकर वो मुस्कुराने लगा। इसके बाद रुद्रांश शिवांगी की तरफ देखने लगा और फिर शिवांगी के पास जाकर अपने हाथों से उसके बेहोश बड़े शरीर को उठाकर वहां से जाने लगा। वह राजकुमारी शिवांगी को उठाकर उस गुफा के पास ले गया जो कि उसने कुछ समय पहले भेजा था। इसके बाद वह शिवांगी को लेकर उस गुफा के अंदर चला गया और वहां पर जाकर उसने गुफा के एक बड़े से पत्थर के ऊपर शिवांगी को लेटा दिया और फिर गुफा के द्वार पर आग जला दिया और फिर गुफा के अंदर भी कुछ लकड़ी लाकर अंदर आग जलाया और फिर कुछ दूरी पर आराम से बैठ गया। इधर दूसरी तरफ रुद्रांश और ध्रुव जहां पर वह अभ्यास कर रहे थे, वहां पर एक लड़का था जो कि कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर वहां पर आग लगाने की तैयारी कर रहा था। उसके सामने वाली जगह पर दो और लड़के बेसुध अवस्था में पड़े हुए थे। उनको देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो उनके शरीर में कोई जान ही नहीं है। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, पर उनके शरीर पर कोई भी घाव नहीं था। दरअसल ये कोई और नहीं रक्षित और विभान थे, और जो लड़का आग जलाने की तैयारी कर रहा था वह ध्रुव था। ध्रुव ने वहां पर कुछ लकड़ी इकट्ठा करते हुए आग जला दिया था और फिर वहां पर बैठकर मांस पका रहा था। उसके चेहरे पर कुछ चिंताएं भी दिख रही थी। वह भी उन दोनों लड़कों को देख ही रहा था कि तभी उनमें से एक हट्टा कट्टा सा लड़का होश में आने लगा। कुछ समय बाद उस लड़के की आंखें खुली। जब उस लड़के ने अपनी आंखें खोली, तब उसने देखा कि उसके चारों तरफ अंधेरा दिख रहा था। उसने अपने चारों तरफ कुछ पेड़ देखे जो कि आग की रोशनी में उतना स्पष्ट नहीं दिख रहा था। उसने यह महसूस किया कि वह किसी चट्टान पर लेटा हुआ है। इसके बाद उसको कुछ जलने की गंध आई जिसे महसूस कर उसने अपना चेहरा उस जगह पर कर लिया जहां पर आग जल रही थी। उसने देखा कि वहां पर एक लड़का अपने सामने आग जलाकर कुछ मांस पका रहा था, जिसे देखकर वह लड़का कमजोरी के साथ उसकी तरफ देखते हुए बोला, अरे भाई हम कहाँ हैं, क्या तुम बता सकते हो कि मैं यहाँ कैसे आया? जब ध्रुव ने उस लड़के की बात सुनी तब उसने अपना चेहरा उठाकर उस लड़के की तरफ देखकर बोला, उठ गए तुम, चलो ठीक है। क्या तुम अभी ठीक महसूस कर रहे हो? जब उस लड़के ने ध्रुव की बात सुनी तो उसको कुछ समय पहले की बात याद आ गया। इसके बाद उसने अपने शरीर की जांच करने लगा। इसके बाद वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने देखा कि उसके शरीर पर कोई भी चोट नहीं है, जबकि उस काल चीते के साथ लड़ाई करते वक्त उसके शरीर पर कई जगह पर लगा था। इसे महसूस वह लड़का जो कि विभान था, वह आश्चर्यचकित हो गया। उसको इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कुछ ही घंटों में उसका शरीर ठीक हो गया है। फिर उसने ध्रुव की तरफ देखा तो उसको लगा कि यह लड़का जरूर किसी बड़े वैद्य के परिवार से है। जब विभान ने अपने शरीर की जांच की तब उसने देखा था कि उसके आंतरिक अंग लगभग ठीक हो गया था। किसी भी साधारण दवाई से वह इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता था, और ऐसी दवाई सिर्फ किसी बड़े वैद्य के पास हो सकता है, या फिर किसी आमिर परिवार के पास हो सकता था। पर ध्रुव को देखकर उसे ऐसा नहीं लगा कि वो किसी आमिर परिवार से है। इतना सोचकर वो ध्रुव की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम एक वैद्य हो? क्या तुमने मेरे शरीर का इलाज कर छोटी किया? ध्रुव ने जब विभान की बात सुनी तब उसने उसकी तरफ देखते हुए बोला, नहीं मैं वैद्य नहीं हूँ, पर मैंने तुम्हें एक पहले स्तर का घाव भरने वाली गोली दी थी। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है तुम उस काले चीते के हमले से जितना घायल हुए थे अभी तक जिंदा होते? ध्रुव की बात सुनकर विभान को ऐसा लगा कि ध्रुव उसकी बात पर नाराज हो गया है। इसीलिए वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, माफ करना भाई, अगर मेरी बात तुम्हें बुरा लगा हो तो, वैसे मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। जिसे सुनने के बाद ध्रुव ने अपना सर हिला दिया। ध्रुव को अपने सर हिलता हुआ देखकर विभान फिर उससे पूछा, वैसे भाई तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर ध्रुव ने उत्तर दिया, मेरा नाम ध्रुव है। जिस पर विभान बोला, ध्रुव अच्छा नाम है। वैसे छोटे भाई ध्रुव तुम इस जंगल में क्या कर रहे था? जिस पर ध्रुव बोला, मैं और मेरा बड़ा भाई इस जंगल में अभ्यास करने आए थे। इसे सुनकर विभान ने भी अपना सर हिला दिया। इसके बाद विभान अपने इधर उधर देखा तो उसे अपने बगल में एक और लड़का लेटा हुआ दिखा जिसे देखकर विभान को कुछ राहत मिली। उसने खुद से ही बोला, अच्छा हुआ रक्षित भाई यहाँ है। फिर उसने ध्रुव की तरफ देखा और फिर चिंतित स्वर में उससे पूछा, छोटे भाई ध्रुव क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम यहाँ पर कैसे पहुंचे? जहाँ तक मुझे पता है हम दोनों उसे काली जी के साथ लड़ाई कर रहे थे और बीच में ही मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं है। क्या रक्षित भाई ने उसे कल चीते को मार डाला? क्या आपको मेरे साथियों के बारे में कुछ पता है? जब ध्रुव ने विभान की बात सुनी तब उसने उसकी तरफ देखते हुए बोला, नहीं तुम्हारे उसे रक्षित ने उस काले चीते पर हमला तो किया पर वह काला चीता वहां से बचकर भाग गया।
वह तो अच्छा हुआ कि हम पास ही थे, नहीं तो तुम दोनों अभी तक मर चुके होते। उसे काली चीते के भागने के बाद तुम्हारा ये दोस्त वहीं पर बेहोश हो गया था। वैसे शुक्रिया करो मेरे बड़े भाई का जिसने तुम दोनों को बचाने के लिए मुझे बोला था। सभी औषधि के लिए भी उनको ही धन्यवाद देना क्योंकि उन्होंने ही यह सभी दवाएं बनाई है। और तुम्हारे बाकी साथियों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। इसे सुनकर विवान चौंक गया और खुद से बोला, क्या वह काला चिता भाग गया, पर यह कैसे हो सकता है। इसके बाद वह थोड़ा सा चिंतित दिखा अपने साथियों के लिए। फिर उसने अपने आप को शांत किया और ध्रुव की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, इसके लिए मैं तुमको और एक बार धन्यवाद देता हूँ। वैसे तुमने बोला कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ अभ्यास करने के लिए यहाँ आया था, तो अभी वह कहाँ गया है। जिसे सुनकर ध्रुव बोला, वह उस कलचीते को मारने के लिए गए हुए हैं। जब विभान ने ध्रुव की बात सुनी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। फिर उसने सोचा जरूर ध्रुव का भाई कोई बड़ा योद्धा होगा। इसी बात की पुष्टि करने के लिए वह ध्रुव से बातें करने लगा, वैसे छोटे भाई ध्रुव तुम्हारे बड़े भाई का नाम क्या है। जिस पर ध्रुव बोला, रुद्रांश। रुद्रांश, मैंने ये नाम कहीं पर सुना है, पर कहाँ सुना है ये याद नहीं आ रहा है। पर इसके बारे में उसने ज्यादा नहीं सोचा। बाद उसने ध्रुव की तरफ देखते हुए बोल, और रुद्रांश भाई कितने ताकतवर है। जिस पर ध्रुव मुस्कुराने लगा। दरअसल उसको इस बात का एहसास हो गया था कि विभान का इरादा क्या है। वह क्यों रुद्रांश के बारे में इतना पूछ रहा है। पर उसने फिर भी उसका जवाब दिया, मेरा भाई एक मनुष्य स्तर के 7वें पड़ाव का योद्धा है। जब विभान ने ध्रुव की बात सुनी तो वह अवाक रह गया। इधर ध्रुव और विभान आपस में बात कर रहे थे। दूसरी तरफ रुद्रांश एक गुफा के अंदर आंखें बंद कर बैठा हुआ अपने पूर्वजों की यादों में देखा था। इसके बाद उसे कुछ मिला। दरअसल वो अपने पूर्वजों की यादों में आंतरिक जख्मों को ठीक करने के लिए औषधीय नुस्खे ढूंढ रहा था, जो राजकुमारी को फिर से ठीक करना चाहता था। कुछ समय ऐसे ही पूर्वजों की यादों में ढूंढने के बाद उसको एक अनुष्का मिला, जो कि आंतरिक चोटों को 100% ठीक कर सकता है। इसके बाद वह उठ खड़ा हुआ और अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ जड़ी बूटियां और अपना वैद्य कड़ाही को बाहर निकाला। उसने खुद से बोला, ये तो अच्छा हुआ कि मैं जंगल में बहुत दोनों तक कई सारी औषधीय पौधे और जड़ी बूटियों को अपने स्टोरेज रिंग में संग्रह कर लिया था। वरना इस नुस्खे के लिए मुझे इस रात के अंधेरे में कहां कहां औषधि ढूंढना पड़ता। और शायद आज किस्मत भी मेरे साथ है, क्योंकि इस औषधि को बनाने के लिए किसी एक ऐसे जानवर का दिल की जरूरत है जिसके अंदरूनी अंग मजबूत होते हो। और मेरे पास उस काले चीते का दिल है, जिसकी विशेषता गति है। आमतौर पर अगर किसी जानवर की विशेषता गति होता है तो उसके अंदरूनी अंग अक्सर मजबूत ही होते हैं। सभी जड़ी बूटियां और उस दिल को बाहर निकालकर रुद्रांश ने अपनी कड़ाही में एक गोली बनाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उस जड़ी बूटी में से एक बहुत ही मनमोहक सुगंध निकलने लगा। कुछ समय बाद उसकी कड़ाही में एक गोली बनने लगी। इसके बाद रुद्रांश ने उस काले चीते के दिल को उस कड़ाही में फेंक दिया और फिर अपने वैद्य ज्वाला को नियंत्रित करते हुए उस दिल को निखारने लगा। कुछ समय तक उस दिल को निखारने के बाद वो दिल धीरे धीरे एक काले रंग के तरल में बदल गया। इसके बाद वो तरल उस गोली के साथ मिलने लगा। उस गोली के साथ पूरी तरह मिलने के बाद कुछ समय ऐसे ही बीत गए। कुछ समय बाद रुद्रांश की कड़ाही के ऊपर 3 काले रंग की गोली तैरने लगी, जिसे देखकर रुद्रांश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इसके बाद उसने उन गोलियों को अपने कड़ाही से बाहर निकालकर अपने हाथों में रख दिया। अभी तक रुद्रांश बहुत ही ज्यादा थक गया था। इस गोली को बनाने में उसने अपने आत्मिक ऊर्जा को बहुत ही ज्यादा खर्च कर दिया, जिसकी वजह से उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। इसके बाद उसने एक गहरी सांस ली और फिर कुछ समय ऐसे ही ध्यान करने लगा। कुछ समय ध्यान करने के बाद रुद्रांश के शरीर में कुछ हद तक अपनी ऊर्जा वापस आ गई थी। इसके बाद रुद्रांश अपनी जगह से खड़ा हुआ और उस गोली को उठाते हुए शिवांगी के पास ले गया और फिर उस गोली को शिवांगी के मुंह में डाल दिया और फिर अपने आत्मीय ऊर्जा से उस गोली के सार को राजकुमारी के पूरे शरीर में फैला दिया। ऐसा करने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और फिर वही राजकुमारी से कुछ ही दूरी पर एक और पत्थर पर जाकर लेट गया। वह अभी तक बहुत ही ज्यादा थक गया था, जिसकी वजह से लेटते ही उसको नींद आ गई और फिर वह वहां पर सो गया। क्या होगा आगे, क्या राजकुमारी ठीक हो जाएंगी, क्या रुद्रांश की गोली राजकुमारी पर काम आएगी, जानने के लिए देखते रहे रुद्रांश एक योद्धा।